बात करेंगे नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण की, जहां की 130 सीटें बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी बन गई हैं। प्रधानमंत्री लगातार तूफानी दौरे पर हैं। बस थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचेंगे। कर्नाटक बीजेपी के हाथ से जा चुका है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फाइट में है। क्या ओवैसी फैक्टर से बीजेपी को तेलंगाना में कोई फायदा होगा? अगर तेलंगाना में उर्दू स्पीकिंग बेल्ट तक हिंदी पहुंच गई तो हिंदी से बीजेपी सीधे बूथ तक पहुंच पाएगी। जब राहुल गांधी तेलंगाना गए थे तो उनकी ऐतिहासिक रैली हुई थी। अब नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। क्या मोदी तेलंगाना का गेम बदल पाएंगे? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या है चैलेंज? तेलंगाना इतना जरूरी क्यों है? तेलंगाना पर फोकस क्यों है? आइए ये हम आपको समझा देते हैं कि आखिर तेलंगाना की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और प्रधानमंत्री जब आज तेलंगाना जा रहे हैं तो उससे क्या बदलेगा। विजय जी, आप भी जरा मेरे साथ आ जाइए। तो देखिए, तेलंगाना का तिलिस्म क्या प्रधानमंत्री तोड़ पाएंगे? बीजेपी के सामने चैलेंज ये है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की कोई सरकार नहीं है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस से बीजेपी की टक्कर है। कांग्रेस का राज्य में बड़ा जनाधार है। कर्नाटक जीत के बाद तेलंगाना में जो कांग्रेस है वो एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों का अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। बीआरएस ने अगस्त में ही 115 उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। हालांकि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है साउथ का जिसमें बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन ये उम्मीद क्या अभी भी बरकरार है? क्या उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना पहुंचेंगे तो कोई मैजिक कर पाएंगे, कुछ बदल पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो तेलंगाना को लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि बीजेपी फोकस तो है, लेकिन बीजेपी से पहले कांग्रेस ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है तेलंगाना में। राहुल गांधी इससे पहले एक चुनावी रैली कर चुके हैं जिसका प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया गया था और इसे ऐतिहासिक रैली बताया गया था। जबरदस्त भीड़ राहुल गांधी की रैली में उमड़ी थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कंपैरिजन जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से किया जाएगा दोनों ही रैलियों का, लेकिन पीएम के पहुंचने के बाद क्या तेलंगाना में कुछ बदलेगा? क्या तेलंगाना का जो तिलिस्म है वो पीएम तोड़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ओवैसी फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम करेगा या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप देखिए, 130 लोकसभा की सीटें साउथ में, कर्नाटक 28, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17, तमिलनाडु 39, केरल में 20 और पुडुचेरी में 1। इन सीटों को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि ये वो कमजोर कड़ी है जिस पर अभी बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है तो उम्मीद कर्नाटक में थोड़ी सी कम है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। सिर्फ तेलंगाना यहां पर जरूर एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही थी। चुनाव से पहले देवेंद्र, जिस तरीके की उम्मीदें बीजेपी को थी या जिस तरीके की चर्चा तेलंगाना को लेकर थी, क्या वो अभी भी बरकरार है? क्या बीजेपी है फाइट में या तीसरे नंबर पर खिसक गई है? दो लिहाज से देखें, जैसे तेलंगाना विधानसभा की अगर बात करेंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए तेलंगाना में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। वो तीसरे नंबर पर ही है और कुछ भी ऐसा चमत्कार होने की भी उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी ने कोशिश ज़रूर की कि बंगाल प्लान को जिस तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया, कुछ वैसा माहौल बनाया जाए तेलंगाना में, वो दिखा भी। बंडी संजय जो कि तब के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जब यात्राएं वगैरह की, माहौल भी बना। उसके बाद से अचानक से लगा कि चाहे पार्टी की गुटबाजी का मसला हो, क्योंकि बहुत सारे सांसदों से उनकी तीखी बहस होती थी अंदर बैठकों में, उन सांसदों ने आगे दिल्ली कहना शुरू किया कि इनको हटाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, किशन रेड्डी जो कि उस रूप में आक्रामक नेता नहीं माने जाते हैं, तो वो जो करंट क्रिएट हुआ था वो नीचे चला गया। तो विधानसभा में तो पार्टी को पिछली बार की अगर बात करें तो सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी। संभव है कि उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, लेकिन तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आती नहीं दिख रही है लोकसभा के लिहाज से। लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम आप देख रही हैं ये सिर्फ विधानसभा के लिहाज से नहीं है, लोकसभा का भी चुनाव क्योंकि सामने है, तो उस रूप में इनके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और पार्टी की एक कोशिश रहेगी कि पिछली बार इसने 4 सीटों पे जीत हासिल की थी, जिनमें से एक तो बीजेपी की आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आरएसएस का काम बहुत पहले हुआ था और विभाजित आंध्र प्रदेश के साथ, लेकिन बाकी जो 3 सीटें थीं उसमें सरप्राइज फैक्टर भी था और ऐसा माना गया था कि ग्राउंड पे जो कांग्रेस का वोटर है वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया और बीजेपी ने लोकसभा की 4 सीटें कुल जीती थी। पार्टी की इस बार कोशिश है कि उसमें इजाफा किया जाए, और सुनील बंसल जो कि संगठन के बहुत माहिर नेता माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कमाल दिखाया है। तेलंगाना की जिम्मेदारी उनको दी गई है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी निश्चित तौर पर होपफुल रहेगी। विधानसभा में कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल, देखिए विधानसभा में तो ऐसी उम्मीद नहीं है। हालांकि एक ओवैसी का फैक्टर जरूर है जो बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है, या उससे उम्मीद बीजेपी को जरूर बन सकती है, क्योंकि जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सबकी नजर मुस्लिम वोटर और ओवैसी पर भी है। वैसे तो राज्य में सिर्फ 13% मुसलमान हैं, लेकिन इनका असर 42 सीटों पर है। 119 में से 29 विधानसभा सीटों पर 15% मुस्लिम वोटर है, जबकि 13 विधानसभा सीटों पर 10 से 15% मुस्लिम वोट है। मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और बीआरएस हर संभव कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर पर सबसे बड़ा अधिकार ओवैसी खुद अपना समझते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे कांग्रेस पर बहुत अटैकिंग मोड में है, आप देखिए। अरे मजलिस पे इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे आका, तुम्हारे अम्मा क्या ऐसा वैसी बड़ी एक की इमारत बनाए? क्या किसी गांधी ने बनाया? किसी मोदी ने बनाया? किसी रेड्डी ने बनाया? किसी राव ने बनाया? नहीं बनाया। ओवैसी ने ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें 14 बना दी, जहां से 15,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और हम पर इल्जाम, ओवैसी यहां से आए, ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। ए कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो अकबर ओवैसी की आतिशनवाई के सामने कोई टिक नहीं सकता। खामोश था, काम पे तवज्जो दे रहा था। अभी मैदान में आना बाकी है, सब खिलाड़ी आ गए, अकबर का भी आना बाकी है। जब आएगा तो सवालात की बौछार ला देगा। छेड़ो मत, छेड़ेंगे तो छोड़ने वालों में से हम नहीं। अरे ये जो कांग्रेस का बड़ा बन के बैठा है, ये खुद भी क्या कांग्रेस का था? कहां से आया? आप जानते हैं, पहले आरएसएस में था, बाद में तेलुगु देशम में था, अब इनके पास आया। इनके पास तो खुद कुछ नहीं रहा, उधर से इधर से, कभी वहां से, कभी यहां से, कभी इटली से, कभी रोम से, कभी इधर से, कभी उधर से लाके इनको, इनकी मोहताजी बाहर वालों पर है। हमारी मोहताजी अल्लाह और मदीने वाले, कमली वाले, हरे गुम्मद वाले पर। हमारे साथ में कोई रहो या न रहो, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हमारे रसूल अल्लाह हमारे साथ है। तो छोटे ओवैसी जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, क्या उतना ही चुनाव को पोलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा? क्या पोलराइज हो गया? क्या ध्रुवीकरण होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो ओवैसी फैक्टर के बाद खड़े होते हैं। विजय जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अभी अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, छोटे ओवैसी कर रहे हैं, क्या ये वो फैक्टर है जिससे बीजेपी को कुछ उम्मीदें हैं कि ओवैसी एक्टिव होंगे तो हिंदू मुसलमान भी होगा, हिंदू मुसलमान होगा तो पोलराइजेशन की उम्मीदें बढ़ जाएंगी? देखिए, ये पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आता है पोलराइजेशन, और इसलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश को यदि हम चर्चा करें कि जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेट सीट्स हैं, जहाँ पर मुस्लिम का असर है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन तेलंगाना दूसरे तरीके का राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई एक ज़मीनी ताकत नहीं है। तो वो जो पूरा का पूरा आपको लग रहा है कि ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो उन्हीं के फ़ायदे का होगा। और हिंदू वोट कितना वो ले सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू वोट है वो वहाँ पर कांग्रेस के पास जाएगा या बीआरएस के साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर वहाँ बहुत कमज़ोर है। जब तक आप संगठन के तौर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक उस पोलराइजेशन का कोई फ़ायदा वहाँ नहीं हो सकता। जैसे देवेंद्र ने भी जिक्र किया, पहले बंडी संजय थे तो वो तब तक पार्टी बहुत एक्टिव हो गई थी, लेकिन वहाँ नाराज़गी हुई, उसकी वजह से जी किशन रेड्डी को लेकर आए। जी किशन रेड्डी का एक फ़ायदा है कि वो एक तो सबको साथ लेकर चल सकते हैं, और रेड्डी जो समुदाय है वो भी एक बड़ा असरकारी समुदाय है तेलंगाना में,
उसका कितना फायदा हो सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि डबल डिजिट पर भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए तो ये एक सरप्राइज होगा। लोकसभा चुनाव में आपको ध्यान हो 130 सीटों का आपने जिक्र किया, तो उसमें 29 सीटें केवल 2 राज्यों के साथ है भारतीय जनता पार्टी के पास, कर्नाटक और तेलंगाना। अब उसमें से वो कर्नाटक में कितनी सीट बचा सकती है, उसके लिए उन्होंने एक और कोशिश की कि जेडीएस को, जो अभी तक उनके साथ नहीं था, उसको वो लेकर आ गए ताकि सस्टेन कर सके, अपनी सीटों पर बचाकर रख सकें। तेलंगाना में किस तरह से फायदा होगा, प्रधानमंत्री के जाने का जो फायदा है वो लोकसभा चुनाव तक आते आते किस तरह से दम बनता है, किस तरह अपनी 4 सीटों को कितना वो बढ़ा सकते हैं, उस पर होगा। लेकिन विधानसभा चुनावों में मामूली बढ़त हो सकती है, लेकिन कोई असर इसका बड़ा दिखाई दे। उनके पास बीआरएस के पास 88 सीट्स हैं, एमआईएम के पास 7 सीटें, तो 95 सीट्स तो उनके पास अकेले, दोनों जो पूरा एक ग्रुप है उनके पास है। मुझे लगता है कांग्रेस की इस बार बढ़ोतरी वहां पर होगी। भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावेश जी जा रहे हैं तेलंगाना में। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को भी नहीं है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी जा चुके हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कंपैरिजन तो किया जाएगा दोनों ही रैलियों का, क्योंकि जब राहुल गांधी गए तो इसे ऐतिहासिक रैली बताया गया, बहुत भीड़ जुटी, ऐसी बात कांग्रेस की तरफ से कही गई और तस्वीरें भी सामने आई जिसमें भीड़ उनकी रैली में नजर आ रही है। पीएम की इस रैली पर नजर कांग्रेस की भी होगी, क्योंकि बात सिर्फ तेलंगाना की नहीं, आपको मैसेज तो पूरे देश में देना है राहुल वर्सेस मोदी के नाम पर। देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जो कभी ये नहीं मानता कि रैली के वजह से चुनाव जीता जाता है। रैली में अक्सर वही लोग जाते हैं जो पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। चुनाव तब जीता जाता है जब आम जनता जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते वो यदि आपके रैली में जाए, आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने। जहाँ तक बात है तेलंगाना में, देखिए कितना सरप्राइज, एक आयरनी है कि जिस ओवैसी की पार्टी का जन्म जहाँ से आते हैं वहाँ पे सिर्फ 8 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, और यूपी में लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, या किसी और स्टेट में जाए तो लगभग सभी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। जिन 8 सीटों पे लड़ते हैं वो 8 सीट जीतते हैं, ये भी बात है। लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ पे ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी के लिए जो फैक्टर है वहाँ पे फिलहाल, जो इस बार यदि बीजेपी जो एक स्टेप पीछे जो आ गए, उसके लिए बीजेपी के लिए जो जैसे बंदी संजय कुमार जी को, उनको हटाना, और दूसरा एक फैक्टर बीजेपी के लिए एक चर्चा चल रही थी टीडीपी के साथ अलायंस होगा तेलंगाना में, वो भी एक फैक्टर है जो बीजेपी को शायद काफ़ी नुकसान करे, क्योंकि तेलंगाना में टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को एंटी तेलंगाना के रूप में देखा जाता है। और शायद यही वजह है, आपको याद होगा कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो इतनी बुरी तरह हारी, उसका एक वजह ये भी था कि कांग्रेस ने टीडीपी के साथ अलायंस कर लिया। यदि अलायंस नहीं की होती तो शायद इतनी बुरी तरह से नहीं हारती। तो बीजेपी के लिए जो 2 फैक्टर है, एक तो बंदी संजय कुमार को हटाना, ठीक है पार्टी में बहुत सारे आवाज़ उठ रही थी उनको लेके, लेकिन वो पार्टी को बहुत ग्रास रूट लेवल पर लेके चले गए थे, एक मोमेंटम बनाया था, तो उनको हटाना एक मेरे ख्याल से कोई समझदारी का फैसला नहीं था। दूसरा, टीडीपी के साथ अलायंस की तो बात करना ही नहीं चाहिए था जब तक ये असेंबली चुनाव था। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 फैक्टर है, इसलिए बीजेपी लगभग वहाँ के असेंबली चुनाव के फाइट से लगभग आउट है। ये जो 130 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं सज्जन जी, ये 130 सीटें सबसे कमजोर हैं बीजेपी के लिहाज से, और 2024 के चुनाव से अगर जोड़ें, विधानसभा चुनाव अगर तेलंगाना का हटा दें, तो अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नुकसान ही बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कर्नाटक में पिछली बार जिस तरीके से सीटें जीती थी, क्या इस बार बीजेपी जीत पाएगी? तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में तो पीछे खिसक गई है, क्या लोकसभा चुनाव में भी कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। जहाँ तक पहले कर्नाटका की बात कर ले, कर्नाटका में देखिए जो विधानसभा चुनाव में स्थानीय कारणों से, एक तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, लिंगायत वोट्स, उसका एक तबका जो था वो नाराज था। बहुत लोकप्रिय नेता येदियुरप्पा जी साइडलाइन कर दिए गए थे, बाद में आए भी तो उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी गई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या रणनीति तय करने में। लेकिन याद रखिए कि जहां तक लोकसभा चुनाव का मामला है, लिंगायत वोट बीजेपी का कंसोलिडेटेड वोट है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सेंधमारी नहीं होगी। और जहां तक बात है कांग्रेस के सत्ता में आने का विधानसभा चुनाव में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जेडीएस जो ओल्ड मैसूर और बेंगलोर रीजन में है, उन्होंने जितना वोट लगभग 5-6% खोया, वो सीधा कांग्रेस को गेन हुआ। उसमें एक बड़ा हिस्सा जो वोक्कालिगा कम्युनिटी है, जो वहाँ की काफ़ी डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण विधानसभा में जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस को वोट देने का ये था कि उन्हें लगा कि डीके शिव कुमार जो है, जो वोक्कालिगा है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा हुआ नहीं है, तो वो तबका कांग्रेस से फिर मायूस है और वापस जेडीएस की तरफ गया है। तो ये गठजोड़ जो है, उसमें बीजेपी को नुकसान ये होगा कि थोड़ी बहुत सीटें उन्हें जेडीएस को देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछली बार की तुलना में हो सकता है उन्हें 2-3 सीटें कम आए, लेकिन जो शुरू में लग रहा था लगभग 10 सीटों का नुकसान हो सकता है, वैसा है नहीं, तो वो भरपाई हो गई है। रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में देखिए विधानसभा चुनाव में
फर्स्ट स्पॉट जो है वो विधानसभा और लोकसभा में कैप्चर्ड है, वो बीआरएस की है, केसीआर की है। सेकेंड स्पॉट पे विधानसभा में कांग्रेस रहती है और लोकसभा में बीजेपी है फिलहाल। तो हमें लगता है कि जहां तक इस बार विधानसभा की बात है बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कारण ये है कि बांदी संजय कुमार वो बीसी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे। बैकवर्ड कम्युनिटी बीसी और एससी और एसटी तेलंगाना के 90% वोटर्स हैं। रेड्डीज और वगैरह का प्रभाव है, लेकिन वो डिवाइडेड है, वो अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं। अब यहाँ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट तेलंगाना में रेड्डी हैं और बीजेपी ने भी रेड्डी को बना दिया है। बांदी संजय कुमार को बनाने से फायदा यह था कि बिना टीडीपी के अलायंस के, वो भी कापू कम्युनिटी से आते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते। तो एक नुकसान यह है, लेकिन ये नुकसान लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे याद रखिए कि वहां पे 13% जो मुस्लिम्स हैं, इसका सबसे बड़ा घाटा कांग्रेस को होगा, क्योंकि वो बीआरएस को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम्स वहां पे कंसोलिडेट नहीं हो पाते हैं। और और निश्चित तौर पे ओवैसी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो थोड़ा ध्रुवीकरण होता है खासकर बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी में, और उसका फायदा लोकसभा में बीजेपी को मिल सकता है। तो हमें नहीं लगता है कि साउथ में चूंकि तमिलनाडु में बहुत आशा नहीं है, केरला में नहीं है, कमोबेश वही स्थिति रहेगी। 1-2 सीटों का ही नुकसान बीजेपी को 19 जो 2019 में रही थी वही स्थिति 2024 में रह सकती है। यही आंकलन लगातार किया भी जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।